सहारा प्रणाम, मैं रूपांशी मिश्रा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी से देहरादून स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने नेता विपक्ष का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान नेता विपक्ष ने पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। वहीं बीसी खंडूड़ी ने भी राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर यशपाल आर्य से बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अपने पुराने संस्मरण भी साझा किए। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी बातचीत हुई। हमारे साथ जुड़ रही हैं देहरादून से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? जी देखिए, ये मुलाकात राजनीतिक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि बीसी खंडूड़ी उत्तराखंड के वयोवृद्ध नेता हैं, सम्मानित नेता हैं। राज्य के दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका सम्मान दलगत राजनीति से बहुत ऊपर है। हर दल के लोग उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। और उनकी बेटी रितु खंडूड़ी भूषण इस समय राज्य की विधानसभा अध्यक्ष हैं। वो प्रदेश की पहली महिला स्पीकर हैं। उनका अपना एक सम्मान है। और बीसी खंडूड़ी से आशीर्वाद लेने समय समय पर हर कोई जाता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या कैबिनेट के मंत्री हो। सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और आशीर्वाद लेने जाते हैं। अब उनकी उम्र काफी हो गई है। वो सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनसे दूरी बनाकर चलते हैं, घर पे ही रहते हैं। तो ऐसे में जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल आर्य, वो आज उनका हालचाल पूछने उनके घर पे गए। यशपाल आर्य और बीसी खंडूड़ी का एक पुराना ताल्लुक रहा है। जब भुवन चंद्र खंडूड़ी मुख्यमंत्री थे तो यशपाल आर्य विपक्ष में थे, तभी से दोनों लोगों के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और वो संबंध लगातार काफी अच्छे बने रहे हैं। इसी वजह से आज वो हालचाल पूछने गए और इसको आप एक कट सी मुलाकात कह सकते हैं। हालांकि जब दिग्गजों की मुलाकात होती है, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, तो राजनीतिक गलियारों में जरूर कयासबाजी होती है, लेकिन इसे आप विशुद्ध तौर पर एक शिष्टाचार मुलाकात ही कह सकते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना जी, और रितु खंडूड़ी से यशपाल आर्य की आज मुलाकात हुई। राज्य के विकास मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत स्वाभाविक है। भुवन चंद्र खंडूड़ी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको जो आज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है उसको एक किस्म से धरातल पर उतारने का और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और बीसी खंडूड़ी की पूरी देश में इसीलिए चर्चा होती है क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के काम को बहुत आगे बढ़ाया था और आज उसी काम को बहुत तेजी से आगे नितिन गडकरी बढ़ा रहे हैं। तो बीसी खंडूड़ी हालांकि क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों से वो अब दूर रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि उत्तराखंड के विकास को लेकर के बहुत सारी चीजें उनको याद आती हैं तो उससे वो शेयर करते हैं, बातचीत में सामने लाते हैं। रही बात दूसरी कि रितु भूषण खंडूड़ी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बीच जो बातचीत हुई है, यशपाल आर्य भी 6 बार के विधायक हैं, बहुत सीनियर मोस्ट हैं और प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। जो निर्वाचित सरकार थी कांग्रेस की 2002 में, तो उसके वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की, तो सदन की कार्रवाई को लेकर भी दोनों की बात हुई। किस तरीके से मुद्दे आने चाहिए राज्य के हित में, किन किन विषयों को विपक्ष भी उठाए, किन विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर चलना चाहिए, इस तरीके के तमाम पहलुओं पर अनौपचारिक ढंग से आज ये मुलाकात भी हुई और उसमें बातचीत भी हुई है। बिल्कुल, दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है और राज्य के विकास मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज देहरादून की सड़कों पर उतरकर धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ में तीखी झड़प हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन क्या सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है? कांग्रेस का आरोप है कि राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें जमकर भ्रष्टाचार हुआ है।
भर्तियों में अधीनस्थ सेवा चयन के अधिकारियों ने अनियमितताएं पाई हैं, जिनकी कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग करती है। धामी सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया। रसोई गैस के दाम इतने बढ़ गए कि लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया। ऐसे में लोग करें तो क्या करें? नेताओं का कहना है कि इसलिए कांग्रेस जनता की आवाज बनकर सड़कों पर उतरी है। स्टेट में भर्तियों को लेकर क्वेश्चंस उठ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कोऑपरेटिव की भर्तियों का मामला आया था और कुछ जगहों की भर्तियां इन्होंने निरस्त भी की है, लेकिन केवल निरस्तीकरण कोई उपाय नहीं है। पूरे स्टेट की भर्तियों की जांच होनी चाहिए और संबंधित विभाग के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जब तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे तब तक वो जांच जो है वो निष्पक्ष नहीं हो सकती। दूसरा, अभी वीडियोस की भर्ती, वीपीडीओस की भर्ती जो हुई है उसमें देखा गया है कुछ विशेष कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स निकले हैं। एक ही परिवार के दो भाई बहन भी, भाई भी निकले हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। और हम लोग बेरोजगार संघ के संग इस समय आंदोलनरत हैं। पुलिस भर्ती में भी इसी तरीके की आकांक्षाएं, आशाएं हो रही हैं कि इसी तरीके का कुछ होगा। और अगर ये बात सरकार नहीं मानती, धामी सरकार नहीं मानती, मंत्री जी इस्तीफा नहीं देते, तो ये मामला विधानसभा में भी उठेगा, विद सबूत के उठेगा। और हम बेरोजगार संघ के साथ इसी तरीके से आंदोलन को और बढ़ाएंगे और ये आंदोलन सड़कों पर इसी प्रकार से चलते रहेंगे। देखिए, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग लगातार विवादों के घेरे में रहा है और यह आयोग निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। नौजवानों के लिए अभिशाप बन चुका है और जो युवा लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं और नतीजे जो मेहनतकश लोग हैं, युवा हैं, जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उनको उनका चयन नहीं हो पा रहा है। बैकडोर से भर्तियां हो रही हैं और हमारी मांग है, जो हमारे आरोप है, कांग्रेस के जो आरोप हैं, उसमें अगर सत्यता नहीं है, नौजवानों के भविष्य में खिलवाड़ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें जांच क्यों कराने से क्यों परहेज कर रही है। हमारी मांग है कि इसकी चयन आयोग में जो भर्तियां लगातार होती रही है उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, या माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से इसकी जांच करा लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राज्य सरकार उत्तराखंड के नौजवान साथियों को रोजगार देने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई और आयोगों के माध्यम से जो परीक्षाएं इस प्रदेश में आहूत की गई, उन परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और हम चाहते हैं कि सरकार इसमें सीबीआई से जांच कराए और जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस विषय को हमारे उपनेता भुवन कापड़ी जी ने सदन के अंदर भी उठाने का काम किया और आज उन्होंने आह्वान किया कि हम जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरोध में सचिवालय कूच करेंगे। तो आज सचिवालय कूच भी हमने किया है और आगे भी ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। आज हम लोग जो उत्तराखंड में भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरी है इस सरकार को चेताने के लिए कि आप जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके साथ जो छलावा कर रहे हैं इसको बंद कीजिए। हर डिपार्टमेंट में जो आप घोटाले हैं उनको बंद कीजिए, अदरवाइज उत्तराखंड का युवा सड़कों पर आके आपकी सरकार के खिलाफ रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला महोत्सव भीमताल 2022 में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। 16 जुलाई से 21 जुलाई तक खेलकूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समापन समारोह 21 जुलाई को। स्थल रामलीला मैदान, मल्लीताल, भीमताल। निवेदक देवेंद्र सिंह चनौतिया दीपू, नगर पंचायत अध्यक्ष भीमताल। राहुल शाह, उप जिलाधिकारी नैनीताल। गणेश सिंह सुयाल, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भीमताल और सभी सभासदगण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि अगले 3 दिन उत्तराखंड में काफी भारी रहेगी, क्योंकि इन 3 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश होती रहेगी। हम इसलिए लगाए, हमने ये मलबा आ रहे, हमारा सारा नुकसान हो गया इस मलबे से। ये मलबा ये जो है हमारा सिंचाई का सेरा भी सारे डूब गए, इसलिए हमने ये रोड बंद कर रखी है कि कुछ ना कुछ मिले हमको, कुछ ना कुछ कोई तो करेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, देखने आए और देखिए हमारे ये सिंचाई पूरी। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सीएम धामी ने भी सभी अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि हर आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी तैयार रहें। समय में हमारे लिए बहुत चुनौती खड़ी हो जाती है, जहाँ भूस्खलन होता है, अतिवृष्टि होती है और आपदा में बड़ी घटनाएं प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ होती रही हैं। उन सबको ध्यान में रखकर यहाँ पर सभी हमारे आपदा प्रबंधन में काम करने वाले सभी अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उन सभी को पहले से अलर्ट मोड में रखा गया है। उनको पहले से जो दिशा निर्देश हैं उसके लिए जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जहाँ पर नाले नदियाँ उफान पर होती हैं, हमारी सड़कें बह जाती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, मलबा आ जाता है, भूस्खलन हो जाता है, वहाँ पर जेसीबीयाँ भी हमारी तैनात हैं। उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है कि कोई भी स्थिति होने पर तत्काल जो है सेवा का कार्य किया जाए, तत्काल वहाँ पर राहत का कार्य किया जाए। उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के चलते देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है। आपदा कंट्रोल रूम में सभी विभागों के कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। कंट्रोल रूम के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर पीयूष रौतेला ने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहां पर एहतियात के लिए खास निर्देश दिए गए हैं। सभी को सतर्क रहने को कहा गया है। पर्यटकों को खासकर निर्देश दिए गए हैं कि वो तटीय इलाकों यानी नदी के किनारे ना जाएं। आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर नजर रखे। कल के लिए 20 तारीख के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया हुआ है 5-6 जनपदों में, विशेष दोनों कुमाऊं और गढ़वाल के। और बरसात के सीजन में जो आपदा प्रबंधन विभाग है और बाकी जितने भी हमारे विभाग हैं सब हाई अलर्ट में रहते हैं। हमारी जो आपदा प्रभावित हो सकने वाले स्थान हैं उनके आसपास में जो रिस्पांस एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उनकी तैनाती है। उसी के साथ साथ क्योंकि लैंडस्लाइड जो होता है कुछ चिन्हित जगहों पे होता है जहाँ पे बार बार सड़कें बंद होती हैं, वहाँ पे मलबा आता है, तो उसे क्लियर करने के लिए जेसीबी वहाँ पे 300 से ज़्यादा उपकरण लगाए गए हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा और बीआरओ के द्वारा, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। उत्तराखंड में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। नैनीताल में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। लोगों को नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा आम जनता से यही अपील की जा रही है कि अगले 2-3 दिन तक बहुत जरूरी होने पर ही पहाड़ों की यात्रा करें, अन्यथा यात्रा को टालने की कोशिश करें। आपदा मित्रों को भी पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। सारे हमारे सोशल मीडिया जितने भी सेल हैं उनको एक्टिवेट कर रखा है हमने। एसडीआरएफ को प्रॉपरली हर जगहों पे प्लेस किया हुआ है इक्विपमेंट्स के साथ। अन्य टीमें भी एसडीआरएफ के अलावा फायर ब्रिगेड और जो आपदा प्रशिक्षित हमारे कर्मचारी है, आपदा मित्रों को भी हमने रजिस्ट्रेशन करा है थानों में। उनको भी हमने जो है एसएमएस वगैरह भेजे आपदा मित्रों को कि जो है बारिश का अलर्ट जो है आज शाम से है, उसका सभी को जो बल्क एसएमएस है वो भी चले गए। और पुलिस जो है पूरी तरह सतर्क है कि अगर कुछ बारिश आती है तो पुलिस जो है तत्काल इस पे एक्टिवेट। मानसून सीजन को देखते हुए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालु की संख्या में कमी आई है, लेकिन कुछ श्रद्धालु और पर्यटक ऐसे हैं जो मानसून सीजन के दौरान ही चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं, क्योंकि इन दिनों पहाड़ों की खूबसूरती देखने लायक होती है। हरे भरे पहाड़ों पर कोहरे की चादर में लिपटे नजर आते हैं।
रास्ते में प्राकृतिक जल स्रोत और झरने लोगों का मन मोह लेती है। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा जो है अविरल चल रही है। अक्षय तृतीया से मां यमुना के, मां गंगा के जो है देश विदेश के लाखों श्रद्धालु कर चुके हैं। और खास तौर पे जो ये बरसात का मौसम है उस दौरान यात्रा भले ही कम हो जाती है, लेकिन कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो इस दौरान जो है माता यमुना के और मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अभी हमारे बीच में कुछ श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं जो मां यमुना के दर्शन करके लौटे हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि उनको कैसा यहाँ पे लगा और क्या वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक हडिया, मैं इंदौर एमपी से आया हूँ। मैं मेरे गुरुजी के साथ आया हूँ। गुरुजी ने बोला कि आपको मैं बारिश में अद्भुत दर्शन कराऊंगा माता जी के बिल्कुल पास से, जहाँ भीड़ नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों को सबको दिल में ये डर लगा रहता था, मेरे परिवार, मेरे समाज वालों को, कि बारिश के अंदर यहाँ लैंड स्लाइड होता है तो रास्ते बंद हो जाते हैं। मगर जो अद्भुत छटा, जो अद्भुत नज़ारा और जो अद्भुत दर्शन करा है, अभी यमुनोत्री से मैं गुरुजी के साथ उतरा ही हूँ। बहुत अच्छा जो दर्शन किया है। कुछ ये श्रद्धालु हैं जो काफी वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप काफी वर्षों से यमुनोत्री, गंगोत्री, 4 धाम आ रहे हैं। क्या व्यवस्थाएं आपको सरकार की तरफ से नजर आई यहाँ पे और किस तरह का आपको दर्शन यहाँ पे? पहले तो मैं सारा न्यूज की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, सारा न्यूज का, कि आप यहाँ तक आते हैं और कवर करते हैं इन सब चीज़ों को। पहाड़ी जिस क्षेत्र में आते हैं आप, मतलब यमुनोत्री माँ के दर्शन अद्भुत होते हैं, ना भीड़ है। मैं तो 32 सालों से आ रहा हूँ लगातार, मेरा एक भी नागा नहीं है। और मैं गुरु देवेंद्र उपाध्याय, एस्ट्रोलॉजर्स। आप ये देखिए कि जब पहली बार मैं आया था तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं 108 बार जाऊंगा। लोग एक बार आते हैं और एक बार ये सोचते हैं कि आप नहीं जाना, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। गाड़ियाँ सावधानी से चलाएं। और यहाँ जिस प्रकार के दर्शन अभी जुलाई में और बारिश में जो होते हैं वो अन्य समय में नहीं होते हैं। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा। और अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की व्यवस्था की है, वैसे तो मैं कहूँगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बहुत अच्छी की। अभी धामी साहब ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। रोड बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी हमको परेशानी नहीं आई है बारिश में अभी भी। और बारिश में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू पानी बरसता है। आप देखिए आकाश खुला है, पूरा बादल, हम भीग नहीं रहे हैं और सुरक्षित आराम से जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ देश विदेश के जितने भी श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं और जो अपनी 4 धाम प्रभु पे अपनी आस्था रखते हैं, वो इसमें आए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें भीड़ नहीं रहती है, आसानी से दर्शन होते हैं। बस ये है कि गाड़ी घोड़े धीरे चलाएं। गाड़ी इतनी धीरे चलाएं कि मैं 40 और 20 पर चलाएं, ज़्यादा तेज नहीं भगाएं। और बाकी यहाँ सब कुछ अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं, ब्राह्मणगढ़ वगैरह सब सुविधाएं हैं, भोजन इत्यादि की, घोड़े, खच्चर, डोली, पालकी, सब व्यवस्थाएं और रिजनेबल है। कोई किसी को ठग नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि भोजन की थाली बहुत महंगी कर दी है, लूट रहे हैं। तो अब भ्रमित करने के लिए, सनातन धर्म को भ्रमित करने के लिए तो काफ़ी लोग लगे रहते हैं। लेकिन आप स्वयं आइए और मैं कहता हूँ 4 धाम के, यमुनोत्री मैया के और गंगोत्री के दर्शन करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि कितना आनंद आता है और माँ का आशीर्वाद आप लीजिए। जय यमुना मैया की। बहुत ही सुंदर। जिस तरह से जो है यमुनोत्री धाम के दर्शन, गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु अलौकिक जो ये प्राकृतिक सुंदरता को नज़दीक से देखते हैं, माँ यमुना के और गंगा के नज़दीक से दर्शन करते हैं, तो उनको जो है सुख की अनुभूति होती है और माँ यमुना से वो मनोकामना पूर्ण करने की भी कामना करते हैं। सुनील थपलियाल, सहारा समय। रुद्रप्रयाग में एक व्यक्ति खाई में गिर गया। बद्रीनाथ हाईवे पर पेट्रोल पंप के पास ये व्यक्ति 100 मीटर खाई में गिर गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने व्यक्ति को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि युवक पानी लेने के लिए गया, वहां पर पैर फिसलने से वो खाई में गिर गया। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौड़ी के डुग्गा ब्लॉक के गोदी गांव में तेंदुए के हमले में एक महिला की जान चली गई। तेंदुए ने महिला पर उस वक्त हमला बोला जब वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर घर आ रही थी। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। मृतक रीना के पति मनोज चौधरी बाहर नौकरी करता है। सांसद प्रतिनिधि सुदीप बौटियाल ने वन मंत्री से आग्रह किया कि तेंदुए को आदमखोर घोषित कर मारने की अनुमति दी जाए। पूर्व आईएएस अधिकारी आराधना जौहरी की लिखी पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया गया। सीएम धामी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस पुस्तक से लोगों को उत्तराखंड के मंदिरों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए सीएम धामी ने आराधना जौहरी को बधाई दी। आराधना जौहरी ने अपनी सेवा काल में नैनीताल डीएम रहते हुए विशिष्ट कार्य किए। अब वो पुस्तक लेखन कर रही हैं। द मिस्ट्री वेल पुस्तक हमारे उत्तराखंड के सभी पौराणिक स्थान, सभी धार्मिक स्थान और हमारे यहाँ की सभी कलाकृतियाँ, उन सब पर आधारित पुस्तक है, जिसकी लेखिका आराधना जौहरी स्वयं यहाँ की डीएम रह चुकी हैं। उनके पूज्य पिताश्री भी यहाँ के डीएम रहे हैं। उनका उत्तराखंड से बेहद लगाव रहा है और उस नाते उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उत्तराखंड के सुदूरवर्ती स्थानों को, जिनको हम जानते हैं और बहुत सारी जगहों को नहीं भी जानते हैं, उन सबको भी अपनी पुस्तक के माध्यम से उन्होंने उजागर किया है, पुस्तक में उसका विश्लेषण किया है। यह पुस्तक निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड के जहाँ धार्मिक स्थानों के महत्व को और धार्मिक स्थानों को दिखाने का काम करेगी। हमारे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य के लिए एक यह पुस्तक आगे आने वाले पर्यटन के क्षेत्र में, जहाँ केदारखंड और मानसखंड दोनों क्षेत्रों को उन्होंने पूरे समान रूप से दिखाने का काम किया है। हमारे लिए, हमारे राज्य के लिए यह पुस्तक आने वाले जो हमारे तीर्थाटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, उनको भी प्रेरित करेगी और उनको एक गाइड का भी काम करेगी। अंडरलाइंग थॉट ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसको प्रिजर्व करना। इंसिडेंटली ये मेरी दूसरी किताब है। पहली मैंने अवध की क्विजीन के बारे में लिखी है। मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ, तो अवध की हमारी जो क्विजीन है जो धीरे धीरे मर रही है उसके बारे में लिखी, और ये मेरी दूसरी किताब है। इसका तो मन मेरा बहुत सालों से था, जब से 30 साल, जैसे कि एक वक्ता ने आज बोला, 30 साल से सोचा, लेकिन हर चीज़ का एक समय आता है। तो समय आया और किताब लिख गई। जितनी मेरी डिसेबिलिटीज़ थी, जितनी मेरी प्रॉब्लम्स थी, उसके बावजूद, और मैं आपको बताऊं, जून के महीने में मैंने गौमुख, उत्तरकाशी, वो सब ट्रैक्स किए सारे। जुलाई में मैं एक दिन बस बैठी थी और मैंने सोचा अगले साल मैं अमरनाथ यात्रा करूंगी। मैं गई ऑफिस और चेयरमैन साहब ने कहा आप जाके बेंच करेंगी श्रीनगर में, और अगले हफ्ते मेरी अमरनाथ यात्रा हो गई। उसके नेक्स्ट मंथ में कैलाश मानसरोवर में 3 बार ट्राई कर चुकी, जब मैं डीएम थी तब। उसके बाद 2 बार अमरनाथ कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो गई। फिर 1 महीना छोड़ के फिर पंच केदार, पंच बद्री सब हो गए। तो ये तो बस मेरा सफर तो ऐसी रहा है। इस बार महंगाई का असर कावड़ यात्रियों पर भी पड़ रहा है। कावड़ियों की अगर माने तो पहले जो कावड़ 200 रुपए में मिलती थी, अब उनकी कीमत 400 रुपए के आसपास हो गई है, जिससे कावड़ियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। दरअसल हरिद्वार के पंतदीप मैदान पर विशाल कावड़ बाजार लगा हुआ है। हर साल देश के विभिन्न कोने कोने से श्रद्धालु कावड़ यात्रा में शामिल होने आते हैं। भक्तों को यह कावड़ और अन्य सामानों की खरीदारी भी करनी पड़ती है, लेकिन महंगाई के चलते सामानों में कटौती को लेकर कावड़िए काफी हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.samaylive.com और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।